कक्षा 12वीं भौतिकी में आज हम पढ़ाई करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कंप्लीट। तो आप लोगों का प्रश्न होगा ट्रांसफार्मर क्या है, इसका निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। पहला प्रकार मतलब ट्रांसफार्मर का प्रकार, दूसरा नामांकित चित्र, तीसरा बनावट, चौथा सिद्धांत। मैं सारी चीजों को आप लोगों को क्लियर बता रहा हूं। सिद्धांत या कार्यविधि भी देंगे अपन। ठीक है। पांचवा अपन देखेंगे परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात। छठवां दक्षता। सातवां, मैं सारे पॉइंट को एक साथ बता रहा हूं, कोई पॉइंट ही आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। और आठवां देखेंगे विद्युत ऊर्जा को, ये बाद में कर देंगे बेटा। ये इतने पॉइंट्स पे आप लोगों को ट्रांसफार्मर का डिस्कशन करना है। तो ट्रांसफार्मर की अपन बात करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या है प्रश्न रहेगा, तो ट्रांसफार्मर क्या है उसका जवाब आप लोग बुक को देख के लिखेंगे बेटा। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को बढ़ा देता है या घटा देता है उसके आवृत्ति में बिना कोई परिवर्तन किए। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो एसी वोल्टेज को आवृत्ति में बिना कोई परिवर्तन किए, बुक में लिखा नहीं है आवृत्ति शब्द को, लेकिन लिखेंगे तो बेटर है, उसके आवृत्ति में बिना कोई परिवर्तन किए बढ़ा या घटा देता है। जाहिर है वोल्टेज को बढ़ा या घटा रहा है तो धारा को भी बढ़ाया या घटाएगा, क्योंकि मैं किसी चैप्टर में बताया हूँ बेटा, शक्ति P बराबर होता है V = I धारा गुना वोल्टेज। यहाँ यूज होगा कहीं पे जब मैं सिद्धांत को समझाऊंगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन हो गए। अब ट्रांसफार्मर के प्रकार, तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के। पहला अपचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में लिखेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर है वो एसी वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को कम कर देता है। इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। दोनों तरीके से कम हो गया, वोल्टेज को कम करता है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की, बस इतने ही लिखना है। उच्चाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को बढ़ा देता है तो इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। बस इतनी छोटी सी आप लोगों को लिखना है। तो दो ट्रांसफार्मर हो गए। अब उसके बाद नामांकित चित्र बनाएंगे। तो आपके बुक में नामांकित चित्र 3D बना है, आप लोग भी बना सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। एक आप लोग, मैं दोनों चित्र एक साथ बना रहा हूं बेटा, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ये मान लीजिए कि क्रोड है, ये क्रोड है, ठीक है। ये मैं यहां पे इसको 3 डायमेंशन में बना रहा हूं क्रोड को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मान लीजिए कि नन लोहे का क्रोड है,
मेंशन कर दी, पट्टी है बेटा, ऐसी कई पट्टी जुड़ी हुई है, पटली बनाना क्रोड को कहीं देख रहे हैं। तो प्राथमिक कुंडली में मैं फेरों की संख्या अधिक करूं, ये देखिए मैं फेरे कर रहा हूँ, यहाँ से घुमा के ले आया, ये हो गया, ठीक है, ये अंदर गया, ये अंदर आके राउंड कर दिए बेटा इस प्रकार से, अंदर राउंड कर दिए इस प्रकार से, और ये आपका निकल गया 1 2 3 4 फेरे हैं। अब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आप लोग कम कर दीजिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि द्वितीय कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या, ये आपका फेरे ले लिए, ठीक है ना, अंदर गया, ये आप लोगों का आ गया 1 फेरे, और ये मैं 2 फेरे ले लिया, ये ठीक है। यदि आपको डिजाइन में टाइम लगता है, ऐसी बनाना है, फिर एक और बनाएंगे, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर हुआ बेटा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से एसी लोगे इनपुट, और यहाँ से आउटपुट होगा बेटा, मतलब निर्गत निवेशी, ये होंगे प्राथमिक कुंडली, ये होगा द्वितीयक कुंडली, और ये है नर्म लोहे का पटलित क्रोड। इस प्रकार से ये निश्चित रूप से अपचाई ट्रांसफार्मर है, आसान चित्र है, ठीक है। अब यदि ऊंचाई बनाएंगे तो कई लोग यहाँ भी आप लोगों का क्रोड को दे देते हैं इस प्रकार से, तो ठीक है, ये पर्याप्त है ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई बनाएंगे बेटा, यहाँ फेरों की संख्या कम और यहाँ फेरों की संख्या ज्यादा, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस प्रकार से डिजाइन करें, इसलिए बुक में ऐसे ही बनाए हैं, लंबा पड़ जाता है पटली को, आप सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं, आप सिंपल इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। मैं आपको 3 डायमेंशन नहीं किया, यहाँ आप लोग का राउंड कर दीजिए, ये प्राथमिक कुंडली, यहाँ राउंड कर दीजिए, सॉरी बेटा जल्दबाजी में अंदर गया है ना, अंदर से ऊपर आया, ठीक है, अंदर से ऊपर आया, अंदर से ऊपर आया, अंदर गया, ये प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, निवेशी सिग्नल, प्रत्यावर्ती धारा, निर्गत सिग्नल और नम लोहे का प्रकृति कोड। अब चाहिए आप इस प्रकार से 60 भी बना सकते हो, ठीक है। तो दोनों बनाएंगे। अब चाइल्ड ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अधिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर का चित्र हो गया दूसरा पॉइंट, पहला ट्रांसफार्मर का प्रकार, दूसरा पॉइंट किए मैंने प्रकार के बारे में डिस्कस कर दिए, दूसरा पॉइंट है नामांकित चित्र के बारे में डिस्कस किए, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं बनाम, बहुत सिंपल चैप्टर है ट्रांसफार्मर में, टॉपिक है बता रहा हूं। तो ट्रांसफार्मर के 3 भाग आपको दिखे हैं बेटा। पहला भाग दिखा है पटलित क्रोड, दूसरा भाग है प्राथमिक कुंडली और तीसरा भाग है द्वितीय कुंडली, ठीक है। या 2 ही भाग वो लिख सकते हो आप लोगों को, प्रचलित क्रोड और कुंडली, उसके अंदर लिख देंगे प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली। 2 ही भाग हैं ट्रांसफार्मर के, पटलित क्रोड और कुंडली। बाकी पैकिंग वेकिंग करते हैं, तेल वेल डालते हैं, वो आपके हायर क्लास के हैं, ठीक है। अब पटलित क्रोड क्या है? ट्रांसफार्मर के क्रोड को, कुंडली लपेटने के लिए क्रोड को, ढांचे को, क्रोड को हम नर लोहे का बनाते हैं। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड को बनाने के लिए हम नर लोहे की पट्टी लेते हैं और उस पट्टी को वार्निश या ऑक्साइड परत से एक दूसरे के ऊपर चिपकाकर आयताकार या वृत्ताकार क्रोड तैयार कर लेते हैं। नम लोहे के क्रोड को पतलित इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है और भंवर धारा हानि कम हो जाती है।
ये बात हम पहले भी डिस्कस, बस ये क्रोड के बारे में इतना सिंपल से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब दूसरा भाग दे देंगे कुंडली। तो ट्रांसफार्मर की कुंडली है वो विद्युत रोधी तांबे की तार की बनी होती है। तांबे की तार पे विद्युत रोधी कोटिंग रहते हैं, देखते हैं यहाँ पर विद्युत रोधी तांबे के परत वाली परत चढ़ी तांबे के तार की होती है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की कुंडली लगी होती है, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो और तार पतले हो, पतले तार और फेरों की संख्या अधिक हो, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम और तार मोटे हैं, तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर के समान काम करेगा। और यदि प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे और द्वितीयक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे हो, तो ये किसके समान काम करेगा? उच्चाई ट्रांसफार्मर के समान काम करेगा। बस इतनी बातें आपको लिखना है, बनावट में कोई ज्यादा डिटेल है नहीं, बहुत सिंपल शॉर्ट में आप लोग, ठीक है। अब बनावट के बाद हम देखेंगे बेटा सिद्धांत की। चौथा पॉइंट सिद्धांत या कार्यविधि, जो भी आप समझे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो मुख्य बात है भाई, कैसे ट्रांसफार्मर है वो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को बढ़ा देता है या कम कर देता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कल्पना करेंगे कि ट्रांसफार्मर है वो आदर्श है। आदर्श का मतलब ये होता है बेटा कि उसमें कोई ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है। जितनी शक्ति हम ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में दे रहे हैं, उतनी शक्ति हमको द्वितीयक कुंडली में प्राप्त हो रही है। ये मान के हम ये कैलकुलेशन करेंगे। याद रखना, विद्युत उपकरण के लिए आदर्श स्थिति असंभव है, उसमें ऊर्जा की हानि अवश्य होती है, लेकिन कुछ मामलों में हम आदर्श स्थिति मान के इसमें कैलकुलेशन किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ में बात होगी। अब ट्रांसफार्मर क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को अपन क्या देते हैं? प्रत्यावर्ती धारा देते हैं। तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा देते हैं, तो प्राथमिक कुंडली से चारों ओर बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा। प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हुआ? जिसका मान लगातार बदल रहा है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन होगा, तो उसके चारों ओर बद्ध फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। कुंडली किस पे लिपटी है? क्रोड से। तो प्राथमिक कुंडली, मैं चित्र यहां बनाना नहीं, मैं एक बार और बता देता हूं आप लोगों को। ये प्राथमिक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा दिए बेटा, तो धारा में परिवर्तन हो रहा है, इसके चारों ओर बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ये फ्लक्स है वो क्रोड से होते हुए द्वितीयक कुंडली में पहुंचेगा, तो फलस्वरूप द्वितीयक कुंडली से भी बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसको आप अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। फलस्वरूप द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दोनों होगा बेटा आपका, ठीक है। तो स्वप्रेरण है वो धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, जो भी है। क्लियर है आप लोग का? तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फिर से। तो ट्रांसफार्मर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसके प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, प्राथमिक कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तनशील फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, वो क्रोड से होते हुए द्वितीयक कुंडली में पहुंचता है। फलस्वरूप द्वितीयक कुंडली से बद्ध फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है और द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको 4 लाइन ट्रांसफार्मर में लिखना है, ठीक है। अब हम इसमें कैलकुलेशन भी करेंगे, हो सकता है सूत्र स्थापना आ जाए, इसमें सारी चीजें आ रही सिद्धांत बताते समय। तो सिद्धांत या कार्यविधि में हमने 4 लाइन लिख दी, कैसे ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा, ठीक है। तो यह काम करना बेटा, कार्यविधि और सिद्धांत अलग अलग पॉइंट बना, दोनों एक ही है बहन, तो क्योंकि कार्यविधि पर अगर सिद्धांत कैसे समझाऊंगा, कार्यविधि सिद्धांत एक ही रहेगा, ठीक है। दोनों नहीं आएगा, एक ही आएगा। तो ये कार्यविधि पालन को समझ लीजिए। अब कैलकुलेशन करते हैं बेटा। माना ट्रांसफार्मर के
प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी मींस प्राइमरी, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की पहचान प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हुई है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी मान लिए और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस मान लिए। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण में मेरे ख्याल से ईपी बराबर हो जाएगा, ठीक है, माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी टी आया था। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर मैं प्रूव किया था। एन फेरों की संख्या, जितने फेरे होंगे उतने आपका विद्युत वाहक बल भी अधिक होगा। माइनस क्यों लिया हुआ आप पे डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? विद्युत वाहक बल ES बराबर माइनस NS डी फाई अपॉन डी टी। क्यों? फ्लक्स एक जैसे रहेगा, क्योंकि जो प्राथमिक में फ्लक्स है वो कोर से होते हुए द्वितीयक में पहुंच रहा है, तो दोनों में फ्लक्स सेम रहेंगे। तो ये हमने विद्युत वाहक बल लिख लिए फैराडे के नियम से। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दीजिए, डी फाई बटा डी टी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समीकरण 2 भागित 1 से कर देता हूं, तो बेटा ये आ जाएगा ES बटा EP, माइनस माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा NS बटा NP, समीकरण नंबर 3। ठीक है, हो गया। अब यदि मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की कुंडली बंद नहीं है, धारा नहीं बह रही है, तो बेटा जो सिरों का वोल्टेज होता है वो विद्युत वाहक बल होता है। तो ES को अपन VS मान सकते हैं और EP को अपन VP मान सकते हैं। प्राथमिक कुंडलियों के बीच वोल्टेज और द्वितीय कुंडलियों के बीच वोल्टेज इस प्रकार से आप मान लेते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं, यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल इनके सिरों के मध्य विभवांतर संकेत दे देता हूं बेटा, VB के बराबर होगा, अर्थात EP इज इक्वल टू VP लिख सकते हैं अपन। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली यदि खुली हो तो मेरे को लगता है बेटा ES बराबर VS होगा। ये हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि धारा नहीं बढ़ रही है तो वोल्टेज है, विद्युत वाहक बल बराबर होंगे। अब आ जाते हैं समीकरण 3 से। इसलिए समीकरण
3 से। क्या मिल गया समीकरण 3 से? ES बटा EP बराबर VS बटा VP बराबर है ये दोनों, बराबर NS बटा NP आया बेटा। समीकरण नंबर 4, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं प्राथमिक कुंडली में शक्ति। P इन कर देता हूं इनपुट, बेटा VP गुणा IP होगा। द्वितीय कुंडली में शक्ति P आउटपुट इज इक्वल टू होगा VS इंटू IS, VI होता है P इज इक्वल टू। अब ये ट्रांसफार्मर आदर्श है, यानी कि उसमें ऊर्जा हानि न हो, तो ये दोनों शक्ति आपस में बराबर होंगे। जितना अपन उसको शक्ति देंगे उतनी शक्ति विद्युत शक्ति आउटपुट में मिलेगा। ठीक है ना, तो ये मैं आप लोगों को मिटा रहा हूं। हाँ, यदि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि न हो तो P in इज इक्वल टू P आउट, तो VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। इसका मतलब VS बटा VP IP बटा IS। समीकरण कहां तक दिया था? 4, 5। समीकरण 4 और 5 से मिला दीजिए बेटा। देखो ES बटा EP बराबर आया VS बटा VP बराबर आया क्या? IP बटा IS, उल्टा है बेटा ये। हाँ ठीक है, बराबर हो जाएगा NS बटा NP। समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 6 को देख के हम ट्रांसफार्मर को बता देंगे कि कौन ऊंचाई है और कौन अपचाई है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की पहचान होती है फेरों की संख्या से, है ना। तो यदि हम मान ले बेटा NS बड़ा हो NP हो, तो इसका मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक है। तो देखो बेटा NS बड़ा NP है, NS बड़ा क्या है? NP है, तो IP बड़ा होगा IS से, यानी कि मैं करूंगा IS से बड़ा होगा कौन? IP, तथा NS बड़ा किया बेटा IP बड़ा होगा। संकेत को उलट दिया मैंने, S वाले पहले लिखा। ठीक है, VS बड़ा होगा VP से। तो देखिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और प्राथमिक कुंडली में कम है, तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा रहा है और धारा को कम कर रहा है। तभी तो शक्ति नियत रहेगी, एक को बढ़ाएगा दूसरे को कम करेगा, क्योंकि P इज इक्वल टू VI। तो मेरे ख्याल से ये क्या हुआ? ऊंचाई ट्रांसफार्मर हुआ। ठीक है ना। हो गया? होगा। अतः इस स्थिति में ट्रांसफार्मर ऊंचाई होगा, ऊंचाई होगा, क्योंकि वोल्टेज को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अब फिर ले लेते हैं उल्टा बेटा, यदि NS छोटा हो NP से, तो जाएगा बेटा IS बड़ा आएगा IP से, समझ लेना, और VS छोटा आएगा VP से। अतः ट्रांसफार्मर इस स्थिति में ट्रांसफार्मर क्या होगा? अपचाई होगा। यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। फेरों की संख्या के अनुसार ट्रांसफार्मर है वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है, यही आपका ट्रांसफार्मर का क्या है? सिद्धांत है। ठीक है, तो पूरा फेरा डिपेंड करता है। यदि दोनों में आप लोगों की फेरों की संख्या सेम कर दोगे, तार एक जैसे हो, तो शायद वोल्टेज को घटाए बढ़ाएगा।
तो ये हमने ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कर लिए, कार्यविधि कर लिए। अब हम बात करेंगे अगला परिणमन अनुपात की, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की। शायद 5वां पॉइंट 6वां पॉइंट मुझे नहीं पता बेटा क्या है। 5वां पॉइंट है शायद परिणमन अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या अनुपात। इसके बारे में बात करेंगे। तो किसी ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को उसका परिणमन अनुपात कहते हैं। इसके के से डिनोट करते हैं। ये हो गया कैपिटल के। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहा जाता है। यदि K का मान 1 से अधिक हो तो ट्रांसफार्मर ऊंचाई होगा। इस बात है बेटा, NS अधिक आएगा NP से, K का मान 1 से ज्यादा आएगा। और यदि K का मान 1 से कम हो ट्रांसफार्मर अपचाई होगा। ये छोटा होगा, कम होगा फेरों संख्या, और अधिक होगी तो K का मान 1 से कम आएगा अपचाई, और K का मान 1 से अधिक आया तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, ऊंचाई होगा। अगला दक्षता। तो ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में शक्ति, निर्गत शक्ति, तो ट्रांसफार्मर के निर्गत शक्ति बुक को देख के लिखेंगे बेटा, और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता हो जाएगी निर्गत शक्ति अपान यानी कि बटा निवेशी शक्ति, और हिंदी में लिख सकते हो द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% मानी जाती है, परंतु ये असंभव है, कुछ न कुछ उसमें ऊर्जा हानि होती है। अतः विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 99% तक हो सकती है। ठीक है, तो ये दक्षता की बात करेंगे। अब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान देंगे हाँ, और सारी ऊर्जा हानि को आप लोग बुक से लिखेंगे। 7वां पॉइंट, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। अलग से कई बार क्वेश्चन आ गया है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि से आप क्या समझते हैं, कौन कौन सी ऊर्जा हानि होगी। ठीक है ना, तो ट्रांसफार्मर की जितनी विद्युत ऊर्जा अपन प्राथमिक कुंडली में देते हैं, द्वितीयक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा यदि कम होती है, प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा से कुछ कम होती है, तो ऊर्जा में ये कमी ट्रांसफार्मर में क्या कहलाएगी, ऊर्जा हानि कहलाएगी। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, तो आप लोगों को देना है पहला ताम्र हानि जिसको कॉपर लॉस बोलते हैं, दूसरा होगा आपका लौह हानि जिसको आयरन लॉस बोलते हैं, तीसरा होगा आपका चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, चौथा होगा शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि। ये 4 हानि के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है, तो आप लोगों को ये क्लियर मालूम होनी चाहिए क्या होगा, और साथ में मैं इसको कम करने का उपाय भी बताऊंगा। सभी हानि को कम करने के आप लोगों को उपाय बताए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का क्लियर है। सबसे पहले ताम्र हानि। ताम्र यानी कि तांबा। आप सोचिए तांबे का क्या बना होता है ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में तांबे का बना होता है उसकी कुंडली। ठीक है, अब कुंडली है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा,
तो जब कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो मैं एक सूत्र बताया हूं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में नष्ट होने लगता है, यानी कि तांबे की कुंडली धीरे धीरे गर्म होने लगती है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा किस में नष्ट हो रहे हैं? उष्मा ऊर्जा के रूप में नष्ट हो रहे हैं। चूंकि यह हानि तांबे की कुंडली में हो रही है, इसलिए इसको कॉपर लॉस या ताम्र हानि बोलते हैं। इसको दूर करने का उपाय ये है कि तांबे की जो कुंडली होती है उसको मोटा बनाया जाए, क्योंकि आप पढ़े हो बेटा R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। तो इसको दूर करने के लिए तांबे की जो कुंडली है उसको क्या बनाना चाहिए? मोटा बनाना चाहिए, मोटे तार प्रयुक्त करना चाहिए कुंडली के रूप में। क्लियर है कॉपर हानि। दूसरा अपन बात करेंगे लौह हानि। तो आप सोचिए लोहे का क्या बना रहता है? निश्चित रूप से आप लोग जवाब देंगे ट्रांसफार्मर में लोहे का बना है उसका क्रोड। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के क्रोड में गुजरता है परिवर्तनशील फ्लक्स। देखिए आप लोग प्राथमिक से द्वितीय में गया, परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स है वो क्रोड से गुजरता है। तो क्रोड से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें बेटा भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब भंवर धारा के कारण तांबे का क्रोड है वो क्या होने, तांबा का क्रोड बोलता हूँ रे, लोहे का जो क्रोड है वो गर्म होने लगता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा की हानि इसमें भी किसमें के रूप में हो रही है? उष्मा के रूप में हो रही है। चूंकि यह हानि लोहे के क्रोड में हो रही है इसलिए इसको लौह हानि कहते हैं। इसको दूर करने के लिए जो लोहे का क्रोड है उसको पटलित बनाया जाता है। ये प्रश्न बन सकता है लोहे का क्रोड पतलित क्यों बनाते हैं? पटलित कैसे बनाते हैं आपको मैं बार बार समझा दी हूँ। पतली पतली पत्ती लेके उसको ऑक्साइड परत या वार्निश पर से चिपका कर क्रोड बना लेते हैं अपन। ठीक है, इससे क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है जिससे भंवर धारा हानि कम हो जाती है। प्रतिरोध बढ़ने से धारा का मान कम हो जाएगा तो उष्मा भी कम हो जाएगी। क्लियर है। अगला चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। जाहिर है नाम से ही जाहिर है चुंबकीय फ्लक्स लीकेज होते होंगे। तो आप देख रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली में से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्रोड से होते हुए द्वितीयक कुंडली में जाता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि प्राथमिक कुंडली का पूरा चुंबकीय फ्लक्स क्रोड से होते हुए द्वितीयक कुंडली में जाए, क्योंकि प्राथमिक और कुंडली द्वितीयक कुंडली के बीच में हवा जैसी खाली जगह भी है, तेल वेल भरा रहता है ट्रांसफार्मर में, दोनों के बीच की खाली जगह में भी चुंबकीय फ्लक्स जा सकता है। तो प्राथमिक कुंडली में से जितना बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है पूरा का पूरा द्वितीयक कुंडली में नहीं जा पाता, कुछ फ्लक्स में कमी आ जाती है जिसके कारण विद्युत ऊर्जा की हानि होती है। इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, कोशिश किया जाता है कि ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडली को एक ही भुजा पर लपेटी जाए। इस प्रकार का तभी कैसे लपेटेंगे बोलोगे तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने मॉडिफाइड किए। आपके कोर्स में नहीं है, यदि इंजीनियरिंग बनिए ट्रांसफार्मर का क्रोड बना दिए, यहाँ प्राथमिक कुंडली और इसी पे द्वितीयक कुंडली को लपेट दिया जाता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली को अपन या तो एक भुजा में एक दूसरे के ऊपर लपेट कर, इस दोष को अपन चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, कम कर सकते हैं। तो हवा में फ्लक्स जाने की बात नहीं बेटा, जो प्राथमिक है वो द्वितीयक से बंद होगा। ठीक है। चौथी बात शैथिल्य हानि, इसको आप नहीं समझ पा रहे हो है ना। तो शैथिल्य हानि ये होता है बेटा, शिथिल कर देता है एक क्रोड को। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है तो ट्रांसफार्मर है, एक जो क्रोड है लोहे का क्रोड है वो एक बार एक दिशा में चुंबकित होगा। बेटा चुंबकीय पदार्थ को आप रखते हो चुंबकीय क्षेत्र में तो चुंबक बन जाता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से धारा एक दिशा में बहेगी तो फ्लक्स एक दिशा में होगा। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड है एक दिशा में चुंबकित होगा।
उसके बाद जैसी प्रत्यावर्ती धारा का चक्र बदलेगा, धनात्मक से ऋणात्मक धारा की दिशा बदल जाएगी, तो क्रोध है दूसरी दिशा में चुंबकित होगा। अब ये जरूरी हो गया कि क्रोध, मान लीजिए कि धारा एक दिशा में बह रही है, तो क्रोध एक दिशा में चुंबकित हुआ, धारा का मान कुछ क्षण के लिए 0 होगा, फिर दूसरे दिशा में बहेगा, तब तक क्रोध का चुंबकत्व तो समाप्त हो जाना चाहिए, तभी तो वो दूसरी दिशा में वो चुंबकित होगा। नहीं तो पहले से यदि चुंबकित है और तुरंत धारा की दिशा बदल गई तो चुंबकत्व का विरोध करेगा और कुछ विद्युत ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगी। क्लियर है आप लोगों का? तो इस प्रकार से होने वाली लॉस को क्या कहते हैं, शैथिल्य लॉस कहते हैं। आपके बुक में जिक्र नहीं दिया है, इसका एक और फर्क पड़ता है बेटा, चूंकि क्रोध है एक दिशा में चुंबकित होता है, दूसरे बार क्रोध है दूसरे दिशा में चुंबकित होता है। चूंकि इसको हम पतली पतली परत से ऑक्साइड द्वारा चिपकाए रहते हैं, तो दो दिशा में चुंबकित होने के कारण क्रोध धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है, और क्रोध ढीली पड़ने से ट्रांसफार्मर में साउंड के रूप में, ध्वनि के रूप में भी ऊर्जा हानि होती है। आप सुने होंगे ट्रांसफार्मर हम करके आपके साउंड करते रहते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर से गुजरोगे तो ये शैथिल्य लॉस के कारण है। ये आपके हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं, बुक में दिया नहीं है, बुक में इतना ही दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने के कारण ट्रांसफार्मर का जो क्रोध है एक बार एक दिशा में चुंबकित होता है, दूसरे बार दूसरी दिशा में चुंबकित होता है, इसके कारण जो हानि होती है उसको अपन शैथिल्य हानि कहते हैं। इसको दूर करने के लिए क्रोध को नरम लोहे का बनाते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं नरम लोहे और इस्पात में अंतर। नरम लोहा तुरंत चुंबकित होता है और तुरंत भी चुंबकित हो जाता है, यह स्थायी चुंबक बनाता है। कौन? नरम लोहा है, विद्युत चुंबक इसीलिए नरम लोहे का बनाते हैं। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 हानि है, चारों को आप बुक से देख के लिख लेंगे, मैंने डिटेल आप लोगों को क्लियर कर दी है। ठीक है, कल हम ट्रांसफार्मर का उपयोग देखेंगे और वाटहीन धारा के बारे में डिस्कस करेंगे।